तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमें है तो 7 और 8 फरवरी को आपकी परीक्षा होने वाली है सीटेट की। उसके लिए 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं ईवीएस के। और जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन लगभग इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको और लगभग 102 बार देखना है, क्योंकि जो आपके जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो लगभग आपको सारे प्रश्न है ना इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए है इसमें मधुमक्खी, मच्छर और तितली, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है बाघ, तेंदुआ और सांड, तो ये भी नहीं होगा। सांप, रेशम कीट और छिपकली, तो ये भी नहीं होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है। तो जो चील, गरुड़ और गिद्ध होते हैं ये पक्षी शिकारी होते हैं और ये इनकी आंखें बनावट ऐसी होती है कि ये बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर शिकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मनुष्य की दृष्टि से इनकी आंखें 4 गुना तेज होती हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और 17 दिन पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और 8 घंटे, तो 8 घंटे नहीं सोते दोस्तों, ये 17 घंटे सोते हैं। ठीक है। स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और 20 पेड़ों पर घूमते हैं, तो ये 20 पेड़ों पर नहीं घूमते। ठीक है। ये पूरे जीवन में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। ठीक है। स्लॉथ जो है वो दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास बदलता है और सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है। और जो इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग कितने वर्षों का होता है, तो लगभग 4 वर्षों का जीवन काल होता है किसका, स्लॉथ का, है ना। तो ये बात याद रखनी है। और ये अगर पूछ ले कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है तो 17 घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। झुंड केवल झुंड में केवल नर हाथी और बच्चे होते हैं, तो गलत है। झुंड में केवल मादा जो हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, नहीं, एक झुंड में लगभग 14 से 15 लोग ही होते हैं। ठीक है, हाथी के झुंड में। नर हाथी 20 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो नर हाथी है वो 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक झुंड में आमतौर पर 10 से 12 सदस्य होते हैं, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। इस अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तो जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही हो जाएगा। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी जो लकड़ी होती है ना उसमें कीड़ा नहीं लगता, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, तो ये भी पूछ लेगा कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो खेजड़ी है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो पूछ ले इसकी जो फलियां है उसका क्या उपयोग होता है, तो उसकी सब्जी बनाई जाती है। और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो जानवर के खाने के जो काम आती हैं। ठीक है। और इसमें जो है ना ये कम पानी में भी जीवित रह सकता है और जिसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें कीड़े नहीं लगते, तो ये बातें याद रखनी है। अगला है नेफेंथिस। घटपर्णी वह पौधा होता है जो शिकार करता है, के विषय में कौन सा कथन सही है।
ये केवल भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। हाँ, तो ये तो सही है कि ये जो भारत है उसके मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। ये कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केबल वाली बात है ये थोड़ी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये भारत में और जगह भी एक दो जगह पाया जा सकता है। ठीक है, और तो इसका जो राइट आंसर है वो वैसे तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पौधा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है, क्योंकि जो ये जहाँ पर उगता है वहाँ जो उसकी जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी की पूर्ति के लिए ये क्या करता है, ये कीड़ों का भक्षण करता है। ठीक है, ये भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इसमें एक खास खुशबू निकलती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। तो कीड़े जो है ना, कीड़े जो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं वो एक खास खुशबू की तरह एक खास खुशबू आती है इसमें, उसकी वजह से ये जो है कि जो इस पेड़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन है, तो जो मधुबनी चित्रकला है वो सभी जानते हैं बिहार की है। ठीक है, बिहार की है, और बिहार की राजधानी आपको कमेंट करनी है। ठीक है, बिहार की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस चित्र को बनाने में नील हल्दी फूलों और पेड़ों के रंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। इन चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल पक्षी आदि दिखाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा कि जो ये चित्र होते हैं इसमें इंसानों की जानवरों की पेड़ फूल पक्षी आदि के जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। ये बिहार का एक बहुत पुराना लोक कला का रूप है, तो ये बिहार का एक बहुत पुराना लोक कला का रूप है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। मधुबनी बिहार का एक जिला भी है, तो जो मधुबनी जो पेंटिंग है उसके अलावा जो मधुबनी है ना वो बिहार का एक जिला भी है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। ठीक है, यहाँ पर जड़ों का समूह पूछा गया है, तो चुकंदर आलू और अदरक। चुकंदर आलू और अदरक में आलू तो तना हो जाता है। ठीक है, सभी को पता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछ भी लेते हैं कि निम्न में से तने का उदाहरण कौन है, तो आलू जो होता है वो तने का उदाहरण होता है। हल्दी जो है, हल्दी भी तने का उदाहरण होती है। ठीक है, शकरकंदी मूली और हल्दी, यहाँ पर जो शकरकंदी और ये जो हल्दी है ये भी जो है तने का उदाहरण होती है। गाजर चुकंदर और मूली, तो गाजर चुकंदर मूली ये तीनों ही जड़ हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आलू अदरक और हल्दी ये तीनों बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो आलू अदरक और हल्दी जो है वो तने का उदाहरण होता है। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। गाजर मूली और चुकंदर जड़े के उदाहरण है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7 या 8 फरवरी दोनों शिफ्टों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो जो रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है वो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रेगिस्तानी रेगिस्तान में राजस्थान के, या संयुक्त अरब अमीरात में। तो जो ओक का पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लगभग 30 फीट होती हैं ज़मीन के अंदर। तो जो ये पेड़ है ना इसकी जड़ें लगभग 30 फीट अंदर होती हैं ज़मीन के। और जब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जब उनको पानी की कमी होती है तो वो पाइप डालकर है ना, एक पाइप डालकर जल को बाहर निकालते हैं और पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ओक के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जो इसकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन में लगभग 30 फीट तक अंदर की तरफ होती हैं, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो पाइप डाल के जल को बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक के कहाँ के लोगों की भाषा है। जो जो कुड़ुक है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, कुड़ुक झारखंड के उराव जनजाति, तो कुड़ुक जो है वो उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, और ये उराव जनजाति कहाँ की है, तो ये झारखंड की है। ठीक है, झारखंड की निवास करती है ये। झारखंड में जंगल को कुड़ुक भाषा में तोरांग कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने स्पेशली जो है इसका जो विवरण में इस चीज़ को डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनके नीचे विवरण भी दे रखा है, ताकि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चनों को हम
एक संग कर सके। तो ये लगभग आपके जो ये 150 या 200 के क्वेश्चन लगभग आपके इन जो व्याख्या है उनसे सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि 7 और 8 फरवरी को पेपर हो रहा है, आप उसमें 25 प्लस ईवीएस में आराम से कर जाओगे, है ना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए भी ये रामबाण साबित होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और ये बात भी याद रखनी है कि झारखंड में जंगल को क्या कहते हैं, तो तोरांग कहा जाता है। झारखंड में जंगल को तोरांग कहते हैं। किस भाषा में, तो कुड़क भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन निम्नलिखित में से कौन सा जो पक्षी है अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उल्लू, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 से 360 डिग्री तक घुमा सकता है, जबकि मैना अपना गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। जो कौवा होता है, कौवा के बारे में पूछ लेते हैं। ये पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ये बात भी याद रखनी है। यहाँ पर दिया है ब्रेन लिपि मोटे कागजों पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। तो जो ब्रेन लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और जो ब्रेन दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। तो जो ब्रेन दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, और जो ब्रेन लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिबाधित लोग इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। और जो ये लुई ब्रेल थे ना, ये जो लुई ब्रेल थे, ये फ्रांस के थे, ठीक है। ये फ्रांस के थे। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो लुई ब्रेल थे वो कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के थे। और बचपन में एक खेलते समय इनका किसी जो है औजार से इनके आंखों की रोशनी चली गई थी। हमारे देश के नीचे दिए गए किस राज्य में खाने की चीज़ टेपियोका नारियल लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। केरल में लोग उबले हुए टेपियोका को नारियल की बनी हुई किसी भी करी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। ये मरीज में किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, तो जो गुड़ हो गया, जो आंवला हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई ना, ये शरीर में लौह तत्व की पूर्ति करती हैं, ठीक है। ये शरीर में क्या करती हैं, लौह तत्व की पूर्ति करती हैं। और सभी को पता है कि लौह तत्व की जो कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है। लौह तत्व की अगर कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन अगर कोई डॉक्टर है वो इन चीज़ों को खाने को कह रहा है, तो मरीज को कौन सा रोग से पीड़ित होगा, तो वो एनीमिया से होगा, ठीक है। एनीमिया से होगा वो पीड़ित। शरीर में आयरन लोहे की कमी से एनीमिया होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तियां सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848 मीटर लगभग 8900 मीटर है। तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बछेंद्री पाल इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और ये कौन से वर्ष में चढ़ी थी, तो ये शायद चढ़ी थी 1985 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में कथन सही है। तो ये फसल के काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ज़मीन पर उगने वाली खरपतवार बाँस आदि को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उखाड़ कर नहीं फेंका जाता, जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। राख का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। झूम खेती में खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काटकर जला दिया जाता है, जिसकी जो राख होती है वो खाद का काम करती है। ये मुख्यतः मिजोरम में होती है, तो ये बात याद रखनी है। लिंग हू फेन
किस देश का पकवान है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जो लिंग हु फेन है ना, वो किस देश का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हांगकांग का। ठीक है, हांगकांग का याद रखना है। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो जो चिराओ नाच है वो मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। ये फसल काटने पर किया जाने वाला एक पारंपरिक जो नृत्य है, जिसमें जमीन पर बांस की डंडियों को रखकर ताल पर नाचा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 जून को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मई है उसको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये बात भी याद रखनी है। और 16 सितंबर को शायद ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना, वैसे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है शायद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 जून हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए 5 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 जो मई है उसको जैव विविधता दिवस। ठीक है, 22 मई को, तो ये नोट कर लेनी है। पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कितनी है? तो पर्यावरण की मुख्य थीम होती हैं 6। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? तो परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और ये सीबीएसई का जो है ना, सीबीएसई का जो है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार यहाँ से ये कोई 4 नाम दे देता है और उसमें से पूछता है कि निम्न में से कौन सी मुख्य थीम नहीं है। तो इनके नाम तो आपको रटे होने चाहिए, है ना? तो इनके नाम आपको रट लेने हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो कितनी मुख्य थीम है? तो 6 हैं। कौन कौन सी? परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो नाग, ये तो शामिल है। करैत, ये भी शामिल है। दुबई और अफई, ठीक है, ये भी शामिल है। अजगर जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, अजगर जहरीला नहीं होता। भारत में केवल नाग, करैत, दुबई और अफई जहरीले सांपों की श्रेणियों में आते हैं। तो ये बात याद रखनी है। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बिरूनी 1000 साल पहले भारत आया था। उसने भारत के तालाबों और जल संरक्षण तकनीकों की बहुत प्रशंसा की थी। तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान से। वल्लम क्या है और कहाँ प्रयोग होता है? तो जो वल्लम होती है ना, वल्लम एक नाव होती है। ठीक है, लकड़ी की एक छोटी नाव होती है जो केरल में हो, जिसका उपयोग केरल में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है वल्लम का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक लकड़ी की छोटी नाव जिसका उपयोग केरल में होता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करके स्कूल पहुंचने के लिए वल्लम का प्रयोग करते हैं। तो ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हाथियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो हाथी है ना, हाथी भी सीबीएसई का फेवरेट जो है, हाथी जो सीबीएसई का फेवरेट जो है विषय है। तो हाथी के बारे में आपको सारी बातें अच्छे से याद रख करके जाना है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा झाड़ियाँ खा सकता है। तो ये तो सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ लेता है यहाँ पे 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा सकता है। यहाँ पे पूछ लेता है हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 200 केजी के लगभग होता है ना। 200 केजी से 300 केजी के लगभग होता है हाथी के बच्चे का वजन। तो ये बात भी याद रखनी है। हाथी में बहुत कम आराम करते हैं, दिन में 2-4 घंटे सोते हैं। तो ये बात भी सही है। हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। तो ये भी सही है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो होता है वो नर हाथी होता है। तो यहाँ पर नर हाथी नहीं होता। ठीक है, नर हाथी नहीं होता, यहाँ पर मादा हाथी होती है। तो जो यहाँ पर गलत पूछा गया था। ठीक है, तो गलत पूछा गया था, तो यही जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नर हाथी दे रखा है, जबकि जो हाथी के झुंड का जो नेता होता है ना वो बुजुर्ग हथनी होती है, फीमेल होती है, फीमेल हाथी। रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फक्ता।
फख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। रोनाल्ड रॉस को किस बीमारी की खोज के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था मलेरिया की खोज के लिए, ठीक है, मलेरिया की खोज के लिए। और कब मिला था इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। किस सन में मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? ये भी पूछ लेता है ना, ये भी पूछ लेता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। रोनाल्ड रॉस ने यह सिद्ध किया था कि मलेरिया मच्छर मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियां अंडे देती हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पोर्टफोलियो को क्या अर्थ है? तो पोर्टफोलियो जो होती है ना, उसमें जो बच्चों के दैनिक जो कार्य होते हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों के कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। पोर्टफोलियो बच्चों के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य और उसकी क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो बकरी से प्राप्त होती है, ठीक है, बकरी से प्राप्त होती है। ये लद्दाख की चंगपा जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ किस रंग की दिखाई देती है? तो जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? तो उन्हें हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जो जानवर रात में जागते हैं जैसे उल्लू, रेगुम, उन्हें रंग नहीं दिखाई देते, केवल ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि के क्वेश्चन आ गया, हर साल आता है क्वेश्चन, तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। तो ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे? तो मैंने अभी कहा था कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रांस के, तो ये हो जाएगा फ्रांस के निवासी। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। बचपन में एक औजार से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने लिपि का विकास किया था। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में हैं और आप मानचित्र पर दिल्ली की ओर दिशा की ओर देखना चाहते हैं तो आपकी दिशा क्या होगी? तो इसके लिए आपको मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो एग्ज़ाम से बैठने के पहले भारत का जो मैप है ना, वो मैप एक बार देख लेना है, कौन से ज़िले कहाँ, वो सॉरी माफ़ करें, कौन सा जो राज्य है वो किस तरफ है, तो एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। और सभी राज्यों की जो राजधानियाँ हैं वो भी याद कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर गुजरात है लगभग, यहाँ मान लेते हैं गुजरात है भारत के मैप में, और दिल्ली जो है यहाँ पे है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है। तो हमें क्या है, हमें जाना है गुजरात से दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पर ये से बना लेते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात जो दिल्ली है वो इस साइड होगा, यानी जो उत्तर पूरब की ओर हो रहा है, उत्तर पूरब की ओर, ठीक है। तो अहमदाबाद से जो दिल्ली है वो उत्तर पूरब की तरफ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूरब, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर पूरब हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो उत्तर पूरब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अभी इस वीडियो के बाद आपको गूगल से जो इंडिया का मैप है वो डाउनलोड करना है ना, इंडिया का मैप डाउनलोड करना है, उसे 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो जैसे ये क्वेश्चन तो PYQ का है, ठीक है, PYQ का है ये क्वेश्चन, पर यहाँ पर कोई और जगह पूछ ली है, जैसे राजस्थान से पूछ ले, राजस्थान से तमिलनाडु किस दिशा में है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उपयोग अपना रास्ता खोजने के लिए और शिकार के लिए करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ निकालते हैं जो वस्तुओं को टकराकर वापस आती हैं। उन्हें अंधेरे में दिशा और शिकार का पता चल जाता है, ठीक है। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली से आप समझ जाओगे महाराष्ट्र, ठीक है, वर्ली महाराष्ट्र, ठीक है। और अभी देख लेते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्ली है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की प्राचीन जनजाति कला है। इसमें गाय के गोबर, मिट्टी, सफ़ेद रंग का उपयोग करके दीवारों को चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं।
नीचे दिए गए राज्य में एक मिनट। नीचे दिए गए किस राज्य में बावड़ी, तो बावड़ी तो राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है, बावड़ी के बारे में सब पता है। राजस्थान में एक पारंपरिक जो होती है, एक पारंपरिक जो पानी को जमा करने की एक वो होती है। ठीक है, विधि होती है ना। यहाँ पर लिखा है राजस्थान के सूखे इलाकों में पुराने समय में वर्षा के जल को संचित करने के लिए सीढ़ीदार कुआं निर्माण किया जाता था, जिन्हें बावड़ी कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है। सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह चंद्रमा पर जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय मूल की पहली महिला रही। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। वो भारत में पहली महिला पायलट थी। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। वो भारत की में सबसे वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय मूल की पहली महिला रही। सुनीता विलियम्स की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में गई थी। उन्होंने वहां पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के बारे में महत्वपूर्ण अनुभव साझा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए। ठीक है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए कहानी और कविताओं बच्चों में अमूर्त धारणाओं को समझने में मदद करती हैं। इस विषय में उनकी वास्तविक जीवन से जोड़ने का आधार प्रदान करती हैं। पीचर प्लांट के बारे में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पीचर प्लांट जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की इनके अंदर कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों का शिकार करते हैं। तो ये कई बार पूछ लेता है कि जो घटपर्णी जो पौधे होते हैं ना, वो कीड़ों का शिकार किसके लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। ये बात याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के कारण फैलता है? तो मलेरिया, डेंगू, हैजा या मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू, हैजा और पेचिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से, जबकि डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से फैलते हैं। हैजा मियादी बुखार है जो दूषित हैजा और मियादी बुखार जो दूषित पानी भोजन से होते हैं। ठीक है, बछेंद्री पाल किस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था? तो जो बछेंद्री पाल है उसने 1984। ठीक है, तो मैंने अभी 1985 बता दिया था पहले, तो वो गलत था, 1984 में। ठीक है, 1984 याद रखना है, 1984। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1984। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर तिरंगा फहराया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि 7 और 8 फरवरी को सब क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है, 7 और 8 फरवरी के जो एग्ज़ाम है उसमें सारे क्वेश्चन ईवीएस के इसी वीडियो में से आने वाले हैं। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है ज़रूर। अगला क्वेश्चन है एनसीआर 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र के अंतर्गत कौन सी उपथीम आती है? तो इसके जो अंदर उपथीम है ना, भोजन तो आवास और यात्रा ये सब तो थीम हो जाती हैं। ठीक है, ये तो थीम हो जाएंगी। उपथीम जो हो जाएंगी वो काम और खेल आ जाएगा, काम और खेल। ठीक है, परिवार और मित्र के मुख्य थीम है, इसकी 4 उपथीम है, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। जंगल अधिकार कानून 2007। ठीक है, तो जंगल अधिकार कानून कब आया? तो 2007 में आया। के अनुसार जो लोग कम से कम कितने वर्षों तक जंगल में रहे हैं उनका वहाँ ज़मीन पर पैदावार पर अधिकार हो जाता है। तो जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं ना, उनका वहाँ की जो ज़मीन है उसकी पैदावार पर अधिकार हो जाता है और उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। तो ये बात याद रखनी है।
पीने योग्य पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो जो नाइट्रेट होती है उसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। जब पानी में पीने में जब पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होती है तो ये शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है, जिससे बच्चों में शरीर नीला पड़ जाता है। ठीक है, और इसको ही ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के नाम से जाना जाता है। तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ नामक संस्था संबंध किससे है? वनों के संरक्षण से तो नहीं हो जाएगा। जल संरक्षण, हाँ, तो ये जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इस संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो राजेंद्र सिंह है। इन्हें राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है, तो ये बात याद रखनी है। भारत के किस राज्य में बांस के द्वारा ड्रिप सिंचाई की प्राचीन विधि अपनाई जाती है? तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय में बांस के पाइपों का उपयोग करके नदियों और झरनों के पानी को खेत में तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी एक एक बूंद का सही उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लकड़ी। तो जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो बहुत वर्षों पहले जो जीव होते हैं ना, वो जो बहुत वर्ष पहले जो जमीन के अंदर चले गए, ठीक है, जमीन के अंदर चले गए, और जो जमीन के अंदर चले गए और अब जो है ना वो जीवाश्म जो अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में जो अब जिन्हें मतलब ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, और जो सीमित होते हैं, एक तरह से आपको ये भी समझना है कि जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो ये सब जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आ जाते हैं। पर जो लकड़ी होती है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, वो तो पेड़ों से प्राप्त होती है, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये बात, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे करोड़ों वर्ष तक दबे रहने से बनते हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लकड़ी जैव ईंधन श्रेणी में आती है, तो लकड़ी जो होती है वो जैव ईंधन होती है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किससे कहानियों का प्रयोग किया जाता है? बच्चों की ऊर्जावान बनाने, हाँ, बच्चे ऊर्जावान बनते हैं? नहीं, अवधारणाओं को संदर्भगत करने के लिए और रोचक बनाते हैं। तो ये तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन सी दे रखते हैं, अनुशासन के लिए नहीं होगा, केवल मनोरंजन के लिए भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जो केवल वाले आंसर हैं उन्हें आपको देख के ही काट देना है। अवधारणाओं के संदर्भगत रोचक बनाते हैं। कहानियाँ बच्चों को कल्पना करने में और विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों को जोड़ने में मदद करती है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, हेम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, और शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ठीक है, मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली सीएफसी गैस ओजोन परत का नुकसान पहुंचाती है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगती हैं। और इससे क्या हो सकता है? तो इससे क्या हो सकता है पराबैंगनी किरणों से? तो त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, ये भी याद रखना है। एनिकोडेक्टल रिकॉर्ड्स का मुख्य प्रयोग किया जाता है बच्चे की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए? नहीं, बच्चे के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का विस्तृत वर्णन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का विस्तृत वर्णन करना।
इसमें शिक्षक बच्चे के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण घटनाओं का व्यवहार में आए बदलावों का संक्षिप्त में लिखता है, जो मूल्यांकन में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन आकलन संकेतक होना चाहिए। याद करना, चर्चा करना, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चर्चा करना, क्योंकि चर्चा करने से जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, बच्चे को हमें एक्टिव रखना है। पर्यावरण पढ़ाते समय, पेडागोजी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बात याद रखनी है कि उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। ठीक है, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होगा? चर्चा करने में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो जो रेशम का कीड़ा है ना, उस मादा को कैसे जो पहचानता है, तो उसकी गंध से पहचान जाता है, कई किलोमीटर दूर से। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को हवा में माध्यम से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किस कारण से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, उनके शरीर पर बालों के कारण। जानवरों जैसे बाघ, जेब्रा के शरीर पर जो धारियां डिजाइन होते हैं वो उनके बालों को रंग और बनावट के कारण होते हैं। झारखंड के जंगलों में तोरंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अभी तोरंग का अर्थ अपन पढ़ कर आए हैं। तोरंग का अर्थ होता है जंगल। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। झारखंड में सूर्यमणि ने जंगल के बचाने के लिए तोरंग नाम से एक केंद्र खोला था। तो तोरंग केंद्र किसने खोला था? तो सूर्यमणि ने। कहाँ के थे? झारखंड के। बिहार राज्य के लोग मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इस समय मधुमक्खियां अंडे देती हैं, इसलिए लीची के फूलों वाले बिहार क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का सबसे अधिक समय है। और सबसे अधिक जो लीचियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो बिहार के ही मुजफ्फरपुर में होती हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। ये जो है उस समय वाला क्वेश्चन आ गया, टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे, टाइम वाले क्वेश्चन को, और जो दिशा वाले क्वेश्चन है उनका हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ट्रेन अहमदाबाद से 30 जून 2024 को 11:30 बजे चलती है और 1 जुलाई 23:30 पे, यानी 11:30 बजे रात में केरल पहुंचती है। ट्रेन ने कुल कितना समय लिया? तो यहाँ पर देख सकते हैं 36 घंटे। 30 जून 11:30 से 1 जुलाई 11:30 तक 24 घंटे हुए। फिर 11:30 से रात 23:30 यानी रात के 11:30 बजे तक 12 घंटे हुए। तो कुल कितने घंटे कितने हो गए? 36 घंटे हो गए। मानचित्र कौशल में क्या विकसित करता है? तो जो मानचित्र कौशल है वो बच्चों में क्या विकसित करता है? तो स्थानीय स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? तो जो विटामिन सी की कमी से है ना, वो स्कर्वी रोग होता है, और इसकी जो पूर्ति के लिए खट्टे फल, आंवला और नींबू खाना चाहिए। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मछली उत्पादन से। ठीक है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नील क्रांति शुरू की गई थी। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, कृषि उत्पादन हरित क्रांति। लाइकेन का संबंध, लाइकेन किसका सबसे अच्छा सूचक माना जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण का। जहाँ वायु प्रदूषण खासकर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वहाँ लाइकेन नहीं उगते, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक प्रदूषण सूचक कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में चित्र क्यों शामिल किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा मूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी पढ़ कर आए हैं। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है ना।
जल संरक्षण के महत्व को समझने के लिए हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक बार इसे कंफर्म कर लें कब मनाया जाता है, ठीक है। जंगपा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? राजस्थान के मरुस्थल, लद्दाख की उच्च ऊंचाइयों पर, उत्तराखंड के पहाड़ों पर, झारखंड के जंगलों में। तो ये हो जाएगा लद्दाख की ऊंचाइयों पर। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला स्रोत है, जबकि कोयला पेट्रोल सीमित है और खत्म होने पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र के अंतर्गत कौन सी उप थीम है? तो भोजन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, जानवर जानवर और पौधे, या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर और पौधे हो जाएगा, ठीक है। भोजन, आवास और जो, ये तीनों तो थीम हो जाती हैं, ठीक है, ये तीनों तो थीम हो जाएंगी, पर जानवर और पौधे उप थीम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में किस राज्य में अरब सागर, ओ सॉरी माफ़ करें, गलत क्वेश्चन हो गया। भारत में किस राज्य की सीमा अरब सागर से नहीं लगती? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके लिए आपको एक बार मैप देख लेना है, ठीक है, इसके लिए आपको एक बार मैप देख लेना है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरीका सबसे उपयुक्त है? कच्चे आम का अचार बनाना, दूध को उबाल कर रखना, पनीर को फ्रिज में रखना, आलू के चिप्स बनाना। तो जो उसका राइट आंसर है वो ए व डी हो जाएगा, ठीक है, ए व डी, क्योंकि ये दोनों तरीके से जो खाद है वो लंबे समय तक रुक सकता है। बाघ की दहाड़ कितनी दूर तक सुनाई देती है? तो ये लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है और राइट आंसर पी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कमियों और प्रगति को जानना। तो प्रक्रिया असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी जो शिक्षण के दौरान ही बच्चों की कमियों और प्रगतियों को जानना, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए भोजन सम जो कौन सा समूह सर्वोत्तम है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस पर्यावरण आंदोलन से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेजड़ली बचाओ आंदोलन, ठीक है। खेजड़ली बचाओ आंदोलन राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी और 363 अन्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी संबंधित हो जाएंगे। पोचमपल्ली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना से। तेलंगाना के पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव में खास तरह की बुनाई की जाती है जिसे पोचमपल्ली या इकत कहते हैं। यह पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। गंदे पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है? तो ये हो जाएगा सी, अशुद्धियों नीचे बैठ जाती हैं। तो अगर हम गंदे पानी में जो है फिटकरी डालते हैं ना, तो जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है, ठीक है, याद रखना है एक दिशीय होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा हमेशा सूरज से उत्पाद पौधे और फिर उपभोक्ताओं की ओर बढ़ती है, यह वापस सूरज के पास नहीं जाती। लिंडमैन के अनुसार 10% के नियम के अनुसार अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही पहुंचती है। चींटियों के झुंड सिपाही चींटियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है बिल का ध्यान रखना और सुरक्षा करना। चींटियाँ सामाजिक कीट हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन लाती हैं और सिपाही चींटियाँ बिल की रक्षा करती हैं। दीमक और ततैया भी इस समूह में ही रहते हैं। तो दीमक, ततैया और चींटियाँ ये क्या हो जाती हैं? ये सामाजिक कीट के उदाहरण हो जाते हैं। पूरनपोली क्या है और ये किस राज्य के मुख्य रूप से बनाई जाती है?
तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। चने की दाल की मीठी रोटी होती है जो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। महाराष्ट्र में त्योहारों पर चने की दाल और गुड़ से बनी मीठी रोटी पूरन पोली कहलाती है। ठीक है, जिसे अक्सर तीखी कढ़ी के साथ खाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंड देना, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों की सीखने की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को सीखने की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, जो कि पिछड़ रहे बच्चे उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है। बिहू त्यौहार जो बिहू फेस्टिवल है के दौरान बनाए जाने वाले भेला घर किस चीज़ से बनी होती है? ये घास और बांस के घर होते हैं। ठीक है, घास और बांस के घर होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और अगले दिन इन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? तो एकीकृत होती है, इंटीग्रेटेड होती है, याद रखना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं है ना, सरल हैं, उन्हें जल्दी जल्दी करना ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है बहुत। मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नर मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण काम करती है। तो नर मधुमक्खियाँ कोई काम नहीं करती। ठीक है, नर मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? बेले होते हैं, ये कोई कार्य नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मधुमक्खियों के बारे में जान लेते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये राइट हो जाएगा। छत्ते में बहुत अधिक सारी नर मक्खियाँ छत्ते में बहुत सारी नर मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली वर्कर मक्खी होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, पर जो नर मक्खियाँ होती हैं ना, वो महत्वपूर्ण नहीं होती है, वो कोई काम धंधा नहीं करती। ठीक है, वो काम धंधा नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्सियोर का रोग हो जाता है। ठीक है, लंबे समय तक आहार में प्रोटीन की कमी के कारण जिससे बच्चों में शरीर कमज़ोर हो जाता है और पेट फूल जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो ये हो जाएगा IUCN। IUCN की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसमें किसका जो डाटा रखा जाता है? तो संकटग्रस्त पौधों और जीवों का जो है इसमें डाटा रखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने कान अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घुमा सकता है? तो ये हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो खाद्य जो श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य से ही होते हैं ना, जो सूर्य से ही होते हैं ना, वो पौधे जो सूर्य से ही अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, तो इसीलिए सूर्य जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे, जो कि पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, भोजन नहीं बना सकते, इसीलिए सूर्य पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय कम्युनिटी सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आसानी से उपलब्ध है, ये इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग रहते हैं, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। बच्चे जब अपने आसपास के लोगों, कारीगरों या किसानों से मिलते हैं तो वे किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हैं। फूलों की अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो इसे स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर नर भाग होता है। ठीक है, खेतों की जमीन के कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं परती छोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। और इसे कब शामिल किया? 2009 में। और ये जो है ये केवल शुद्ध और मीठे जल में ही जीवित रह सकती है। भूकंप,
की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो ये तीव्रता है ये रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये बात भी याद रखनी है। ईवीएस की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का मुख्य लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा बच्चे की तार्किक चिंताओं और क्षमताओं का विकास करना। पौधा जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो जो है रंध्रों के माध्यम से। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से अतिरिक्त पानी भाप के बनकर बाहर निकलता है। दूध में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ खट्टे फलों में पाया जाता है। सिल्क रेशम वास्तव में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिल्क जो होती है वो प्रोटीन होती है। रेशम के कीड़े के लार्वा द्वारा स्रावित किया जाने वाला पदार्थ एक तरह का प्रोटीन होता है ना। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा मुख्य नेता, जिन्होंने महिलाओं का जो नेतृत्व किया था तो वो हो जाएगा गौरा देवी। ठीक है, तो उत्तराखंड की रैनी गांव के गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी कटाई रोकी थी। सुंदरलाल बहुगुणा के इसके मुख्य सूत्रधार थे। वर्षा जल को भविष्य के लिए संचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये वर्षा जल का संचयन कहलाता है। छतों पर गिरने वाली पाइप को जरिए टैंक या जमीन के नीचे जमा करना जल संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में थीम में क्यों बांटा गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, विषय वस्तु को एकीकृत और परस्पर संबंधित करने बनाने के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा केरल में। यह उद्यान जंगली हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो केरल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक की श्रेणी में आता है? तो अपघटक की श्रेणी में कवक और बैक्टीरिया आते हैं। ये मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में पहुंच जाते हैं। बीज अंकुरण के लिए किन चीज़ों का सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा पानी, उचित तापमान और हवा की। ठीक है, प्लास्टिक की तो नहीं होगी वैसे भी, अंधेरा और ठंड नहीं, मिट्टी, खाद, प्रकाश ये भी नहीं, पर पानी, उचित तापमान और हवा, ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हो जाती है ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रोकना। ठीक है, तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। तो ये आज हमारा 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो पूरा हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।